नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में भी सर्पदंश से मृत्यु हो रही है और यह भारत के लिए बहुत ही दुखद है। आज भारत विश्व गुरु बनने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन हमारे गांव में दूर दराज के लोग आज भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट है कि 2024 में लगभग 58,000 लोगों की मौत सिर्फ सांप के काटने से हुई है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं है, ये आंकड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है अगर गांव से सारी रिपोर्ट जाने लगे। ये रिपोर्ट केवल उनकी है जो सरकारी अस्पतालों में एडमिट होते हैं, उसके बाद मृत्यु होती है, वही डाटा वहां पे फिट होता है। गांव में इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, लाखों की संख्या पहुंच सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि इसका कारण क्या है, सर्पदंश से इतनी मृत्यु भारत में क्यों हो रही है। दुनिया में लगभग जितनी भी मौतें होती हैं उसका 50% हिस्सा अकेले भारत में है, और भारत में भी पिछड़े राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मौत होती है। तो सर्प के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसकी रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक बात को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहली बात, भारत में कितनी मौतें सर्पदंश से हो रही हैं और झाड़ फूंक की सच्चाई, वैज्ञानिक नज़रिया। पहले इन दोनों टॉपिक को हम देखते हैं ध्यान से। देखिए, भारत में कितनी मौतें सर्पदंश से हो रही हैं। आपको बताया कि जो गांव में सर्प के काटने से लोग मरते हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो भारत सरकार के पास नहीं पहुंचता। वो चुपचाप दफन कर देते हैं, कोई सरकारी डाटा उनका नहीं रहता। अगर उनका भी डाटा पहुँचे तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड है अस्पतालों में जिनकी मौत होती है उसको देख करके अभी 58,000 प्रति वर्ष, एक वर्ष में 58,000 मौतें हो रही हैं भारत में, जबकि केवल सिर्फ 5% ही सर्प विषैले होते हैं। बाकी के 95% या 90% के आसपास सर्प विषैले होते ही नहीं हैं, यानी उनके काटने से मृत्यु होती ही नहीं है। सिर्फ विषैले सर्पों के काटने से मृत्यु होती है और उनकी संख्या बहुत ही कम है। इसका मतलब सही अगर ट्रीटमेंट हो तो ये जो डाटा है वो बहुत ही नीचे आ सकता है। आप जानते हैं विश्व स्तर पर एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी दुनिया में ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के बारे में अध्ययन करती है, रिसर्च करती है और गाइडलाइन देती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पर सारी बात बताती है। इस संस्था ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। इसने लक्ष्य रखा है 2030 तक का कि ये जो मौतें हैं पूरे विश्व में जितनी भी हो रही हैं, अगर 100 मौतें हो रही हैं तो उसको आधा करना है, यानी 50% पे लाना है। ये लक्ष्य रखा गया है। अभी पूरी तरह से तो मना नहीं, मतलब रोका नहीं जा सकता, अभी बहुत उसके कारण है, लेकिन हाँ, जागरूकता फैला करके, एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध करवा करके, सही समय पर ट्रीटमेंट करवा करके ये आंकड़े को आधा किया जा सकता है। तो 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, बात करते हैं झाड़ फूंक की सच्चाई और वैज्ञानिक नज़रिया। आप जान लीजिए, विज्ञान इस चीज़ को एकदम झूठा मानता है। झाड़ फूंक को विज्ञान पूरे सिरे से खारिज करता है। फिर भी हमारे यहाँ गांव में अगर सर्प काटता है तो लोग झाड़ फूंक करने वाले के पास, तांत्रिक के पास ले जाते हैं, और वो तांत्रिक ये दावा करते हैं कि हम मंत्र से जहर निकाल देंगे, है ना। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि तंत्र मंत्र से जहर निकाला ही नहीं जा सकता। जहर बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, कम भी नहीं किया जा सकता। जहर को सिर्फ और सिर्फ एंटीवेनम इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, उसके असर को कम किया जा सकता है बस। अगर बहुत अधिक मात्रा में जहर शरीर में चला गया है और काफ़ी देर हो गई है तो वो इंजेक्शन भी नहीं काम करता। समय पर हमें ट्रीटमेंट कराना है। यानी जो ऐसे दावे करते हैं कि हम मंत्र से सांप निकाल देंगे या मंत्र से सांप काटा है तो उसको ठीक कर देंगे, ये जान लीजिए कि ये पूरी तरह से झूठ है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति इन चीज़ों में नहीं फंसता। केवल और केवल वही फंसते हैं जो अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं हैं या जिनको जानकारी नहीं है। अब देखिए, वैज्ञानिक नज़रिया यही है। हमारे संविधान में भी जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसमें एक बात लिखी गई है कि हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से सोचें, हम अंधविश्वासी बन करके न सोचें। हम कुछ ऐसी चीज़ न सोचें जिसका वास्तविक जीवन से उसका मतलब ही ना हो। कल्पना में न जिए, हम यथार्थ में रहें।
अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर झाड़ फूंक जो है वो इतना फल फूल क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। और इसमें कमी नहीं हो रही है देखें तो, बल्कि सोशल मीडिया के ज़माने में ये कम होना चाहिए लेकिन ये और रफ्तार पकड़ रहा है। तो उसके जो मुख्य कारण हैं, मैं कारण की अगर चर्चा करूं कि इसके कारण क्या हैं, तो इसके कारण 2-3 कारण हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला है परिवेश। परिवेश, हम जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश कैसा है। अगर वो परिवेश शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समृद्ध लोगों का है, तो हम भी उन्हीं के जैसा सीखेंगे, वैसा ही करेंगे, हम भी बदल जाएंगे। अगर एक गांव का व्यक्ति महानगर में जब जाता है तो उसके हाव भाव, सोच, बोलचाल सब कुछ बदल जाती है, क्योंकि संगत का असर होता है। तो हमारा परिवेश कैसा है, अगर हमारा परिवेश ऐसा है जहाँ अंधविश्वासी लोग ज़्यादा रहते हैं, अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं, तार्किक नहीं हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, खोज क्या हो रही है, विज्ञान कितना आगे जाके चला गया है, इसकी कोई उनको जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो इन सब चीज़ों में फंसेंगे। तो पहला क्या है, परिवेश। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा, अगर शिक्षा की कमी है तो सबकी कमी है। शिक्षा से ही तर्क बढ़ता है। जितना ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जितना ही हम नई नई किताबों को पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, तब हमारा दिमाग खुलेगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, यानी कारण में एक तो परिवेश है, दूसरा शिक्षा है, और तीसरा है गरीबी। गरीबी का कारण ये है कि जब मान लीजिए सर्प ने काटा या कोई और रीज़न से कुछ भी हो गया, तो व्यक्ति के पास समस्या ये है कि पैसा नहीं है, अस्पताल जाएगा तो उसको पैसा खर्च करना होगा। तो वो ये जानता है कि जो कुछ भी होता है सब ईश्वर करते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, इसलिए हमें डायरेक्ट पहले उन्हीं के शरण में चले जाना है। हम अस्पताल भी जाएंगे तब भी हमारा मरीज़ तभी बचेगा जब उसकी मौत नहीं रहेगी तब। अगर उसकी मौत नहीं होगी तो यहाँ भी बच जाएगा। ये ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो अपने आप को तसल्ली देते हैं, क्योंकि वो उनके पास दुख है इस समय, वो दुख से निजात पाने के लिए कोई भी उपाय, कारण ढूंढ लेते हैं। उनके पास पैसा है नहीं कि बच्चे अस्पताल में जाएं, उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है क्योंकि परिवेश ऐसा है। शिक्षित भी नहीं है कि वो सोच सकें, तर्क कर सकें कि केवल हवा से जो है जहर कैसे निकल सकता है। सारी समस्याएं हैं। गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो क्या करें, तो वो क्या करेंगे, अपने आसपास कोई भी जड़ी बूटी करने वाला तांत्रिक होगा उसके पास पहुंच जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जोड़ लीजिए, पहुंच। कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास अच्छा परिवेश भी है, शिक्षा भी है, हम गरीब भी नहीं हैं, ठीक स्थिति में हैं, इलाज करा सकते हैं, लेकिन उचित समय पर हम अस्पताल नहीं पहुंच पाए, अस्पताल बहुत दूर है ना, साधन नहीं मिल पाया या ट्रैफिक में फंस गए, ये भी एक कारण हो सकता है। तो पहुंच अगर सुविधाजनक नहीं है तो वहाँ भी ये घटनाएं होती हैं। इसके अलावा और बहुत से कारण हैं। तो ये जो झाड़ फूंक और तंत्र वाला ये चल रहा है, इसके ये मुख्य कारण है। अब इसमें दोनों का लाभ है, तांत्रिक का, तंत्र मंत्र करने वाले का। हालांकि हम तो इनको तांत्रिक मानते ही नहीं, क्योंकि अगर ये तांत्रिक होते तो ये लोगों को ठगते क्यों। ये खुद अपने से ही एक्सपेरिमेंट कर लेते, पैसा पैदा कर लेते, कुछ भी आराम से चमत्कार करके सब कुछ करते, लेकिन लोगों को मूर्ख बना करके ऐसा करते हैं। मैं खरा विरोध करता हूँ, एकदम कोई रहमियत नहीं है मेरे लिए, इनके, मेरे दिल में इनके लिए। तो एक तो इनका धंधा चल रहा है ठीक ठाक, बिना मेहनत के खूब पैसा पा रहे हैं, सम्मान भी पा रहे हैं। और अगर इनके पास 100 लोग इलाज के लिए आते हैं, सर्प ने काटा 100 लोगों को, तो यकीनन 95% 90% लोग सर्प विषैले हैं ही नहीं। तो अगर करैत ने नहीं काटा है, कोबरा ने नहीं काटा है, रसल वाइपर ने नहीं काटा है, तो इंसान मरेगा ही नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा फिर भी नहीं मरेगा। तो इनके पास जब जाएंगे 100 लोग, तो उनमें से 95 लोग तो अपने आप ठीक ही हो जाएंगे, 90 लोग, 10 ही लोग होंगे करैत कोबरा जिनको काटा है वही मरेंगे। तो ये होगा ना, आम धारणा ये बनेगी कि आखिर 100 में 90 लोग तो ठीक हो गए ना, 10 ही लोग मरे। अब 10 लोगों की मौत थी तो बेचारा क्या कर सकता है, आखिर अस्पताल में भी तो मरते हैं। ये कह करके पल्ला झाड़ लेंगे, यानी हर हाल में इनका धंधा चलता रहेगा। अब एक दूसरा प्रश्न है कि आखिर सरकार कहती है कि वैज्ञानिक नज़रिया अपनाइए, विज्ञान कहता है कि ये सब झूठ है, तो इनको सज़ा होनी चाहिए। तो सज़ा इनको इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारा समाज अभी इनको स्वीकार कर रहा है। भाई कहीं भी झाड़ फूंक होगी तो वो सोशल मीडिया पे प्रचार करके तो होगी नहीं, गुपचुप तरीके से आदमी जाएगा, बैठेगा, झाड़ फूंक होगी, फिर चला आएगा। अब उसका कौन विरोध करे, इंसान को खुद ही आगे आना चाहिए, और समाज इनको स्वीकार कर रहा है। जब
हाँ, कभी ऐसी स्थिति आए कि अगर मरीज़ मर जाए और जिनका मरीज़ है वो एक्शन ले लें कि बाबा ने दावा किया कि हम ठीक कर देंगे, ठीक नहीं कर पाए, तो इनके खिलाफ़ कंप्लेन हो सकता है। 420 में, धोखाधड़ी में, गैर इरादतन हत्या में, है ना, झूठ बोल करके, चमत्कार के नाम पर के पैसा ठगने, ये सब धाराओं में इन पर मुकदमा चलेगा और ज़बरदस्त इनको जो है सज़ा भी हो सकती है। महाराष्ट्र में तो इस पर कानून भी बने हैं, बहुत राज्यों में कानून बन गए हैं अंधविश्वास पर। चलिए आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सरकार की योजनाएं क्या हैं इस चीज़ पर। देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें आप देखिए, पहला पॉइंट लिखा है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। इसको एक रोग के रूप में माना गया है। जब सर्पदंश होता है और इंसान मर जाता है तो एक रोग की श्रेणी में इसको रख दिया गया है। और उष्णकटिबंधीय रोग यानी इस जो कटिबंध है, इस क्षेत्र में ज़्यादा सर्प काटते हैं ज़्यादा, इसलिए इसको रोग की श्रेणी में रख दिया गया है और इसका उचित प्रॉपर इलाज के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीमें गठित की गई हैं जो जा कर के गाँव में लोगों को बताती हैं, जागरूक करती हैं। इसके अलावा एंटी वेनम की उपलब्धता है। एंटी वेनम इंजेक्शन क्या होता है, जब सर्प काटता है तो रोगी को दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि आप एंटी वेनम इंजेक्शन खरीद कर रख लीजिए घर में और सर्प ने काटा और तुरंत आप ही इंजेक्शन दे दीजिए। नहीं, इंजेक्शन डॉक्टर की निगरानी में होता है। डॉक्टर बीपी चेक करता है, कई जांच करता है वो, फिर उसके अनुसार तय करता है कितना डोज इस पेशेंट को देना है या नहीं भी देना है। तो डॉक्टर की देखरेख में कार्यक्रम होता है। तो एंटी वेनम की उपलब्धता में आप जान लीजिए कि कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है इंजेक्शन। एक तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे कि जिला अस्पताल कह लीजिए, जिला अस्पताल में उपलब्ध रहता है, जिला अस्पताल। इसके अलावा ट्रामा सेंटर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा CHC में रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इसके अलावा PHC में होता है, PHC गांव में होता है, प्राइमरी हेल्थ इसको सेंटर बोलते हैं ना, तो यहाँ भी होता है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी रहता है। हालांकि निजी अस्पताल में जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन रहता है, निजी अस्पताल में भी रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा। अगर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, रोगी जाता है और यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, या फिर RTI के जरिए ये सूचना मांगी जा सकती है कि ये इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे होता है सरकारी, जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर, CHC, PHC और निजी अस्पताल में भी उपलब्ध होता है। अब प्रश्न करते हैं, इलाज का सही तरीका क्या है। इलाज का सही तरीका यही है कि इन सब चीज़ों में झाड़ फूँक के चक्कर में मत पड़िए। जैसे ही सर्प ने काटा, सबसे पहले पेशेंट को आप शांत रहने के लिए कहें, एकदम शांत रहे। इंसान जितना ही शांत रहेगा, सांप का जो जहर है वो तेज़ी से नहीं फैलेगा, और जितना ही घबराएगा, दौड़ेगा, उठेगा, बैठेगा, उतना ही तेज़ी से उसका जहर शरीर में फैलेगा। तो उसको शांत रहने के लिए कहें, घबराए ना वो। इसके अलावा घर में कोई ट्रीटमेंट ना करें, कुछ भी ना चीरा लगाएं, ना घी पिलाएं, है ना, कुछ भी मत करिए। ना ही मुंह से विष को चूसें, ना ही पट्टी से बांधें, कुछ भी नहीं करना है। उस मरीज को किसी भी सर्प ने काटा है, जहरीला हो या जहरीला ना हो, उस मरीज को चुपचाप, अगर आपके पास साधन है तो बैठाइए, लेटाइए, आराम से अस्पताल लेके तुरंत चले जाइए। आप कहीं भी हों, भारत के कहीं भी किसी भी कोने में, मुझे लगता है कि आप आधे घंटे में हॉस्पिटल आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास साधन नहीं है और आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप 108 पे कॉल कर सकते हैं। 108 जो एम्बुलेंस सेवा है, ये 10 से 15 मिनट में आपके घर पहुँच जाती है। और यहाँ पे इस एम्बुलेंस में एक छोटा सा डॉक्टर भी होता है, एक ड्राइवर और एक डॉक्टर। इनके पास तत्काल ट्रीटमेंट के लिए सुविधाएं होती हैं। तो ये छोटा मोटा ट्रीटमेंट तुरंत करके फिर तुरंत इसमें बैठा करके अस्पताल पहुंचा देते हैं, बहुत ही आसानी से। अस्पताल में जाने के बाद फिर वहाँ तय होता है कि इनको जो है एंटी वेनम इंजेक्शन कितना दिया जाना चाहिए, किस तरह से सारी। मुझे लगता है कि अगर 1 घंटे के भीतर अगर अस्पताल इंसान पहुंच जाए वहाँ पे जहाँ पे एंटी वेनम उपलब्ध है, हो सकता है कि आप पहुँचें ऐसी जगह जैसे PHC आप गए, वहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप तुरंत उनसे पूछिए कहाँ मिलेगा, एकदम कन्फर्म जानकारी लीजिए और आप वहाँ पहुँचिए आराम से। अगर समय पहुँच जाएंगे
तो बच जाएगा मरीज। यानी बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा देना, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बाकी सब तरीके एकदम धोखे हैं, एकदम झूठ है। कभी भी आप फंसेंगे तो भगवान भरोसे ही मामला है पूरा। मैं आपको एक और ज़बरदस्त घटना के बारे में बताता हूं जो आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। एक मामला था परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार 1989, उत्तर प्रदेश का मामला है। ये मामला आपको बहुत ज़रूरी है जानना। ये मामला ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में उसको चोट आ गई और उसको लेकर के हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने कहा, डॉक्टर तो इलाज करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस हॉस्पिटल में उतना ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं थी, तो उसको रेफ़र करने के लिए कहा गया, कि मतलब बड़े अस्पताल में भेजने के लिए कहा गया। लेकिन उस मरीज़ के साथ, यानी जो चोटिल हुआ था व्यक्ति, उसके साथ पुलिस वाले भी थे। पुलिस वालों ने कहा कि अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, इसलिए हम पहले FIR दर्ज करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको बड़े अस्पताल ले जाएंगे। तो उसको लेकर के थाने चले आए और इस दरमियान बड़ा समय लग गया और वो मरीज़ मर गया। जब वो मर गया तो एक व्यक्ति थे परमानंद कटारा, ये समाज सेवी थे और ये वकील भी थे। इनको बड़ा दुख हुआ इस घटना को लेकर के और वो PIL दाखिल किए सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका। और जनहित याचिका में ये सारी बात बताया कि क्या ऐसा ज़रूरी है, आदमी मर रहा है और FIR दर्ज कराया जाए, उसको कानूनी कार्रवाई के लिए कागज़ बनवाया जाए, तब उसका ट्रीटमेंट हो। ऐसे में तो सारे लोग मर जाएंगे, ये कहाँ तक सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की। उसने कहा कि हर डॉक्टर, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, उसका नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह किसी घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दे। यानी पहली पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी ने मार दिया या आप चोटिल हो गए सड़क पे, या आप किसी अन्य समस्या से ग्रसित हैं, स्नेक बाइट हो गया है, आप किसी भी अस्पताल में जाइए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। ये आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार के तहत ये आपका मौलिक अधिकार है कि वो आप किसी भी अस्पताल में जाइए और आपका ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर नहीं कह सकता, मना नहीं कह सकता इस आधार पे कि पहले कानूनी कार्रवाई हो। नहीं, कुछ भी हो, आप अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर को आपका इलाज करना ही पड़ेगा और आप करवाने के अधिकारी हैं। ठीक, तो ये जो पहली बात है, हर डॉक्टर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, नैतिक और कानूनी कर्तव्य है कि वह किसी घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दे। पहली चीज़। कोई भी व्यक्ति, इसके अलावा और क्या क्या बातें बताई, कोई भी व्यक्ति इलाज से इनकार नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर नहीं कह सकता कि हम इलाज नहीं करेंगे। हाँ, उसके बस में नहीं है, कुछ और बात है, तो वो रेफ़र करेगा या राय देगा कहाँ ले जाइए, लेकिन वो ऐसे नहीं मना कर सकता कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है, हम योग्य भी हैं, इस तरह के पेशेंट हमारे यहाँ हैं भी और हम आपका इलाज नहीं करेंगे। नहीं, तो कोई भी व्यक्ति इलाज से इनकार नहीं कर सकता, चाहे FIR दर्ज हुई हो या नहीं। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए किसी पुलिस की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अनुमति दे या न दे, प्राथमिक चिकित्सा होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। हालांकि ये सड़क का मामला था, दुर्घटना का मामला था, लेकिन ये सब पर लागू होता है। यानी अगर सर्प ने भी काट लिया, आप किसी अस्पताल में जाएंगे तो वो मना नहीं कर सकता। ठीक है, उसको इलाज करना ही पड़ेगा, ये आपका अधिकार है। चलिए, आज बस यहीं थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप जागरूक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, जानें और जागरूक हों।